दोस्तों, जब भी हम लोग हाईवे पे चलते हैं, जब भी हाईवे पे ड्राइव करते हैं, तभी हाईवे पे एक अच्छा साइन बोर्ड है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट का भी है, नज़र हटी दुर्घटना घट सकती है। और स्टॉक मार्केट में दुर्घटना मतलब लॉस इन कैपिटल लॉस इन प्रॉफिट। और जो अपना चैनल है अकाउंटिंग बाय अपटे A+ है, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। दोस्तों, अपना चैनल का जो मोटो है वो मोटो यही है कि जो अपना हार्ड अर्न मनी है उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब जो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसमें नुकसान हम में से किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये अपना चैनल का पर्पज़ है। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+ है, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों, ग्लोबल सिचुएशन अनसर्टन है। सैटरडे को न्यूज़ आया है मिडिल ईस्ट का। मंडे को हमने देखा दोस्तों कि बहुत से स्टॉक्स में, शेयर्स में 5 से 10 से 15% तक का गिरावट हमने देखा। मंडे को गिरावट आया, लेकिन कल मतलब ट्यूसडे को, मंगलवार को और आज बुधवार को मार्केट में वापस रिकवरी आया। दोस्तों, मार्केट में जब भी रिकवरी आता है या मार्केट में जब भी डाउनफॉल आता है, वो डाउनफॉल या वो रिकवरी कौन से रीज़न के वजह से है, वो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिक्लाइन आता है या जो इम्प्रूवमेंट आता है, दैट कुड बी अ टेक्निकल डिक्लाइन और दैट कुड बी अ टेक्निकल अप ट्रेंड। और ये भी हो सकता है कि दैट डिक्लाइन इज़ अ फंडामेंटल डिक्लाइन, मतलब बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फंडामेंटल्स, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ग्लोबल सिचुएशन वो डिक्लाइन आया है। या जब भी इंक्रीज भी होता है तभी वो इंक्रीज ऑल्सो इज़ फंडामेंटल इंक्रीज। तो दोस्तों, ये दो जो चीज़ें हैं, टेक्निकल एंड फंडामेंटल, अगर टेक्निकल्स के वजह से इंक्रीज या डिक्रीज आया है तो मेरे हिसाब से वो जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो थोड़े समय के लिए ही रहता है। और उसके बाद में जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से जो मार्केट का बिहेवियर होना चाहिए, वही बिहेवियर दोस्तों मार्केट में हम आगे जाके देखते हैं। तो दोस्तों, आज और कल का जो मार्केट में जो इम्प्रूवमेंट आया, वो इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से इज़ मोर टेक्निकल दैन फंडामेंटल। क्योंकि जो सैटरडे को जो सिचुएशन था, जो संडे को सिचुएशन था, जो मंडे को सिचुएशन था, उससे ट्यूसडे और वेडनेसडे और आगे जाके जो वहाँ का सिचुएशन है मिडिल ईस्ट का, वो सिचुएशन दोस्तों आगे जाके भी ऐसा ही रहने वाला है। मतलब एज ऑफ नाउ का जैसा सिचुएशन है वैसा ही रहने वाला है, या इससे भी और थोड़ा वर्स, या इससे भी और थोड़ा ख़राब होने के चांसेस है। तो इसका मतलब फंडामेंटल्स में देर इज़ नो चेंज। फंडामेंटल्स इनफैक्ट आर गोइंग टू डिटीरियोरेट, फंडामेंटल्स आर इनफैक्ट गोइंग टू गो डाउन। स्टिल ट्यूसडे और आज का जो रिकवरी मार्केट में आया, वो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये दिस इज़ मोर ऑफ टेक्निकल रिकवरी। दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चालू है उसका मार्केट्स के ऊपर, मतलब स्टॉक मार्केट्स के ऊपर क्या असर होगा, एंड एज अ इन्वेस्टर हमको क्या केयर लेना चाहिए, हमको कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर मनी एंड टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉफिट। बिकॉज जो अपना मेहनत का पैसा है उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट का रिकवरी है दोस्तों, ये इट इज़ मोर ऑफ टेक्निकल और ये टेम्पररी पीरियड के लिए ही रहेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि फंडामेंटल्स में जो सैटरडे को थे उसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात की, और जो अभी है उसमें देर इज़ नो चेंज। इनफैक्ट फंडामेंटल्स डे बाय डे आगे के 7 से 8 से 10 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, इससे और थोड़े ख़राब होने के भी चांसेस हैं। और दोस्तों, ये जो अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बहुत अलग है। अलग कैसे है? रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ओनली बायलैटरल पार्टीज आर फाइटिंग। इधर भी अभी जो मिडिल ईस्ट में चालू है उसमें एज ऑफ नाउ इट इज़ ओनली बायलैटरल। बट दोस्तों, हो सकता है कि जो न्यूज़ अभी आ रहा है कि आगे जाके इसमें और किसी नेशन का भी एंट्री हो सकता है, या और किसी पार्टी का भी इसमें एंट्री हो सकता है। और अगर वैसा हुआ तो दोस्तों, ये जो सिचुएशन है वो आगे जाके और ख़राब होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो फ्रेंड्स, थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल कि जो आज और कल हमने मार्केट में देखा, मार्केट बहुत ऊपर चला गया, बहुत से बाय रिकमेंडेशंस अभी आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। हो सकता है, दिस इज़ ओनली अ गेस, कि ये जो 2 दिन का रिकवरी था वो रिकवरी दोस्तों इट्स ऑल्सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, या इट्स ऑल्सो कुड बी फॉर एग्जिटिंग सम ऑफ द पोजिशंस।
इसीलिए ये हो सकता है कि जो 2 दिन में जो करेक्शन आया इट इज़ क्वाइट पॉसिबल एंड मोर सो कल एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि ये जो रिकवरी है दैट कुड बी प्योरली टेक्निकल दैन चेंज इन फंडामेंटल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अभी आज से Q2 का रिजल्ट कैलेंडर भी चालू हो गया, TCS के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गया ऑलरेडी, उनका बायबैक भी अनाउंस हो गया। नाउ गोइंग फॉरवर्ड रिजल्ट्स ऑल्सो वुड स्टार्ट कमिंग इन। और जब भी ऐसा सिचुएशन दोस्तों वोलाटाइल रहता है तो जो निफ्टी 50 के या जो सेंसेक्स के जो शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो, टाटा ग्रुप हो या अडानी ग्रुप हो या सम ऑफ द IT कंपनीज़, उनके अगर रिजल्ट्स ठीक नहीं आए तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आग में घी डालने का काम, वैसा दोस्तों सिचुएशन अभी वोलाटाइल है, सिचुएशन इज़ नॉट सो स्टेबल। बट ये जो रिजल्ट्स है वो अगर ठीक से नहीं आए फॉर एनी रीज़न तो वो दोस्तों आग में घी डालने का काम करेगा और आगे के 10 से 15 दिन रिजल्ट तो लंबा चलेगा, 30-35 दिन तक चलेगा, लेकिन ये जो अभी का जो करंट सिचुएशन है मिडिल ईस्ट का, इसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी आने में आगे के 8 से 10 दिन और लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे के 8 से 10 दिन में मैं एज ए इन्वेस्टर एंड मैं एज ए ट्रेडर क्या करने वाला हूँ और मुझे क्या करना चाहिए वो अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टैंडर्ड अपना डिस्क्लेमर, दोस्तों ये जो मेरा एनालिसिस है दिस इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़। मुझे क्या लगता है, मैं ये सिचुएशन को कैसे देखता हूँ उसके बारे में है। पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, तो आपको क्या करना है उसका डिसीजन आपको खुद को लेना है। और दोस्तों सिचुएशन इज़ वेरी डायनामिक, मतलब आज का जो सिचुएशन है आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, कल उसमें देयर कुड बी अ 360 डिग्री चेंज। तो मेरा ये जो एनालिसिस है वो जो एज ऑफ नाउ का जो फैक्ट्स है, एज ऑफ नाउ की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके हिसाब से इफ़ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए एंड इफ़ आई एम अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए, इफ़ आई एम हेविली इन्वेस्टेड इन इक्विटी मुझे क्या करना चाहिए, इफ़ आई एम हेविली इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में दोस्तों अभी बात करेंगे। और दोस्तों मैं डायनामिक सिचुएशन के बारे में बात कर रहा था, तो सिचुएशन जो एज ऑफ नाउ है उसके बेसिस पे ये मेरा एनालिसिस है। अगर कल को सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुआ, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, सडनली मार्केट वुड गो अप, लेकिन सिचुएशन ऐसा ही रहा या सिचुएशन इससे वर्स हुआ तो देन द इफेक्ट ऑन मार्केट वुड बी डिफरेंट। दोस्तों ये जो आगे के 10-15 दिन है वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, वी हैव टू बी अलर्ट एंड वी हैव टू बी ऑन आवर टोज के मार्केट में क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है दोस्तों, ये देखना बहुत और उसके ऊपर क्लोज आय रखना बहुत ज़रूरी है। न्यू बाइंग के लिए दोस्तों दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, भले कौन सा भी शेयर रहने दो, कितना भी नीचे आया हुआ रहने दो, अगर नया बाय करना है, फ्रेश बाय करना है तो मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आगे के 8 से 10 दिन जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आता है, जब तक सिचुएशन ईज आउट नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों नया बाय करना, नया इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। नो डाउट F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फ्यूचर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो ऑप्शंस कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को बाय करना है, ऑप्शन को राइट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब ये ऑप्शन हम लोग बाय करते हैं तभी लॉस इज़ लिमिटेड ओनली अप टू द इन्वेस्टेड अमाउंट बट प्रॉफिट इज़ अनलिमिटेड। लेकिन अगर कॉल राइट करेंगे, भले वो कॉल हो या पुट हो, अगर राइट करेंगे देन प्रॉफिट इज़ लिमिटेड ओनली टू द प्रीमियम कलेक्टेड बट लॉसेस आर अनलिमिटेड। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। F&O में टू द एक्सटेंट पॉसिबल नहीं करना चाहिए, कुछ भी ट्रांजैक्शन करना ही है फ्यूचर्स अवॉइड करें, लेकिन टू द एक्सटेंट पॉसिबल F&O टोटली अवॉइड। न्यू एंट्री, न्यू बाइंग आगे के 8 से 10 दिन के लिए टोटली बंद करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, नया एंट्री करना नहीं चाहिए। अभी आते हैं दोस्तों कि हम लोग तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो अपने इन्वेस्टमेंट का क्या करना है। तो मुझे ऐसा दोस्तों लगता है कि अगर अपना इन्वेस्टमेंट, अपना जो टोटल सेविंग है उसका अगर 10 से 20% है और अगर अपना शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कौन सा भी व्यू हो, तो अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंस आउट ऑफ टोटल सेविंग अपना इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली 10 to 20%, तो लॉस भी अगर होगा वी विल बी एबल टू सस्टेन एंड वी विल बी एबल टू एब्सॉर्ब दैट लॉस। तो आपका होराइजन समझो शॉर्ट टर्म भी हो, लॉन्ग टर्म भी हो। इफ़ इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट इक्विटी, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के ऊपर हम लोग अलग से आएंगे, तो अगर डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ टोटल सेविंग 10 to 20% है, डरने की बात नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के
बने रहिए। जिधर भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं और करना चाहते हैं प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा पैसा निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों समझो एक्सपोजर 20 to 30% के आसपास है, देन वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू बी विजिलेंट। स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। नॉट सो गुड अगर कोई स्टॉक है, कौन सा टिप आया करके लिया लेकिन बढ़ नहीं रहा है, सर्किट के ऊपर काम कर रहा है, एक दिन 5% का नीचे सर्किट, एक दिन 5% का ऊपर सर्किट, ऐसे शेयर्स में तो दोस्तों मेरे हिसाब से एग्जिट करने में ही समझदारी है। लेकिन जो 20 to 30% अपना सेविंग का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें नया एडिशन बिल्कुल ना करें जब तक क्लैरिटी नहीं आता है तब तक। और दोस्तों जिनका आउट ऑफ टोटल सेविंग मोर देन 30% इज इन्वेस्टेड डायरेक्टली इनटू इक्विटी, दोज हैव टू बी विजिलेंट, दोज हैव टू बी केयरफुल, इनफैक्ट दोज हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ये ध्यान में रखना, क्योंकि 30% आउट ऑफ टोटल सेविंग इज़ अ बिग अमाउंट ओनली इन इक्विटी। तो दोस्तों उसमें प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिधर भी प्रॉफिट है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मेरे हिसाब से बुक करना चाहिए। हमको लिक्विड रहना है, हमको निम्बल रहना है, क्योंकि अगर निम्बल और लिक्विड रहेंगे तो जो सिचुएशन आगे होगा, क्योंकि आगे क्या होगा मालूम नहीं, मार्केट कैसे बिहेव करेगा मालूम नहीं है। हो सकता है सिचुएशन ईज आउट हो जाएगा, मार्केट सडनली ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो सिचुएशन ईज आउट हो गया क्या नहीं उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एटलीस्ट आगे के 10-15 दिन तक तो सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों मार्केट वोलेटाइल रहेगा, और वोलेटिलिटी में क्या होता है दोस्तों कि जब भी मार्केट नीचे आता है तभी समझो XYZ शेयर नीचे चला गया, मार्केट जब भी ऊपर जाता है तभी जो XYZ शेयर्स है वो ऊपर नहीं जाता है, जब ये ऊपर जाते हैं तभी अलग से समझो ABCD ये शेयर्स ऊपर चले जाते हैं। तो जो अपने पास शेयर है वो नीचे चले जाते हैं जब भी मार्केट नीचे जाता है तभी, लेकिन मार्केट जब भी ऊपर जाता है तभी आपने जो नीचे गए हुए शेयर्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं या थोड़े बहुत ऊपर जाते हैं, लेकिन दूसरे शेयर जो है दोस्तों वो दूसरे शेयर्स ज़्यादा बढ़ते हैं। दिस इज़ टिपिकल मार्केट बिहेवियर। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर क्वालिटी स्टॉक में रहेंगे, हम लोग अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहेंगे तो उसमें ये जो सिनेरियो है ये सिनेरियो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें डाउनफॉल लिमिटेड रहता है, रिकवरी उसमें फास्टर होता है। समझो डाउनफॉल उसमें भी, मतलब लार्ज कैप में भी डाउनफॉल समझो बहुत ज़्यादा आया, रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होगी जब भी थिंग्स वुड कम बैक टू नॉर्मल। सो इट इज़ प्रूडेंट टू रिमेन इन क्वालिटी स्टॉक, टू रिमेन इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। लेकिन दोस्तों जिनका लॉन्ग टर्म का होराइजन है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना होल्डिंग है स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर का जो स्केल था वो इससे भी ज़्यादा बड़ा था, उसको भी हमने सस्टेन किया और मार्केट ने उससे भी रिकवरी किया। तो ये जो दिन है ये दिन भी जाएंगे, वोलेटिलिटी कम होगा आगे जाके। तो जिनका लॉन्ग टर्म का होराइजन है उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बने रहें जो भी शेयर्स है, समझो कुछ नॉट सो गुड स्टॉक्स है एग्जिट कर लीजिए, कुछ अच्छे शेयर खरीद लीजिए और बने रहिए। जिनका SIP चालू है उनको डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर SIP जब भी हम लोग बोलते हैं तो लंबे समय के लिए एट अ रेगुलर इंटरवल इन्वेस्टमेंट करना है। तो जिनका SIP है चालू रखिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और जिनका म्यूचुअल फंड में होल्डिंग है उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है एंड नॉट इनटू डायरेक्ट इक्विटी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बने रहे। सो टू कंक्लूड, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वन शुड रेजिस्ट फ्रॉम न्यू एंट्री एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज। अगर करना ही है रिस्ट्रिक्ट ओनली टू क्वालिटी स्टॉक, वेट फॉर क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी। इट्स मैटर ऑफ आई फील 10-15 डेज। मैं गलत भी जा सकता हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल मैटर्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर करके जो पुराने एक्सपीरियंसेस है 10-15 दिन से ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेगा। अगर उससे भी लंबा चला और ये समझो बायलैटरली रहा तो मार्केट वुड ऑलरेडी डिस्काउंट दी। जैसा अभी रशिया यूक्रेन वॉर को मार्केट्स ने इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑलरेडी डिस्काउंट करके अपना अपना जो चाल है वो मार्केट चल रहा है, वैसे ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है वो अगर समझो लंबा भी चला, आफ्टर से 10-15 डेज मार्केट इसको डिस्काउंट करेगा और जो भी समझो अनफोर्सिन सिचुएशन में डाउनफॉल होता है उसमें रिकवरी आएगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगा। फॉर मी दोस्तों, रादर देन रिकवरी, स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्लैरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मुझे अगर कुछ नया बाय करना है मैं 5-10% महंगा बाय करूँगा, लेकिन इन दिस वोलाटाइल मार्केट, इन दिस अनसर्टेनिटी, आई वुड रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग न्यू थिंग्स। अगर किसी शेयर का भाव नीचे भी चला गया है तो
उसको एवरेज आउट करने के मोह में ना पड़े, स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, लेकिन एवरेज आउट मत करना टिल द टाइम देर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, देर इज़ नो क्लैरिटी। तो जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इन्वेस्टेड रहे, बने रहे। हो सकता है कि यू ऑल्सो माइट गेट अ पॉसिबिलिटी टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। लेकिन जिनका शॉर्ट टर्म होराइजन है उनको अलर्ट रहना ही है, उनको केयरफुल रहना ही है, उनको एक्स्ट्रा केयरफुल भी रहना ही है। एफ को अवॉइड करें और बिग पोजीशंस ऑन आइदर साइड, भले तेजी हो मंदी हो, बिग पोजीशंस, बड़े बड़े पोजीशंस हमको अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा मानना है। एंड जस्ट ऑन द लाइटर नोट, टीवी पे कंटिन्यूस बेसिस पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके न्यूज़ और उसके विजुअल्स देखना कम करना चाहिए, क्योंकि उससे भी अपना जो माइंड सेट है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, उसका निगेटिव इफेक्ट और उसका जो फियर साइकोसिस है, उसका जो स्केरी सेंटिमेंट है दोस्तों, वो अपने माइंड पे हावी रहता है, जो अपने को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या करना है उसके बारे में सोचने के लिए दोस्तों दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल। क्या हो रहा है वो जानना, वो देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे वही देखना, वही चीज़ देखना मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। सो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। बी अलर्ट, बी सेफ, आवर हार्ड अर्न मनी शुडंट बी लॉस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।